प्रीवियस वीडियो में आपका पॉलिनेशन तक हो गया था। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन आपका एंथर से स्टिग्मा में जाता है, एंथर से स्टिग्मा में जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन जाता है, पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब है आपका रिप्रोडक्शन का, फ्लावरिंग ऑफ रिप्रोडक्शन में दो फेज था। एक था पॉलिनेशन जो कि आपका हो गया है। अब जो नेक्स्ट बचा है वो है आपका फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है ये हमें समझना है। एक डायग्राम है आपका, ये है आपका फीमेल गैमेट। एंथर से आपका पॉलन ग्रेन आया। पॉलन ग्रेन जिस ट्यूब में रहता है उसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन है और इसका पार्ट हम जानते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो स्टिग्मा में जैसे आया पॉलन ट्यूब, फिर पॉलन ट्यूब स्टाइल को क्रॉस करेगा और स्टाइल को जैसे ही क्रॉस करेगा ये हमारा ओवेरी में ही रह जाता है। ये जो आपका है इसे कहते हैं हम लोग ओव्यूल, और इसमें आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। फिर यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिक है क्या, जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल गैमेट में आया, पॉलिनेशन खत्म। अब उधर से ही आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। फीमेल गैमेट में आ गया है, पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलन ट्यूब बर्स्ट कर जाएगा, पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में चले जाएगा। जैसे ही ओवरी में जाएगा आपका एग का फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन करता है। उसी एग को हम लोग करते हैं फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपका, और जाइगोट ये जो एक टाइप का फर्टिलाइज्ड एग है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जैसे ही होगा आपका फर्टिलाइजेशन खत्म, फिर उसी जाइगोट से फिर से आपका न्यू फ्लावर का ग्रोथ होता है। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन खत्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपका खत्म। अब जो हम बताएंगे आपको वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आप लोग फिर से डिफिनेशन देख लें फर्टिलाइजेशन का। जैसे ही फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है आपका पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेट क्या है आपका ओवेरी। जैसे ही पॉलन ग्रेन का ओवेरी में आना है, उसके बाद से आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें एक वर्ड हर समय याद रखना है, वो है ज्वाइन या फ्यूजन। जब भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता है, आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन आपका ओवेरी में होता है। ओवेरी में जैसे ही फर्टिलाइज होता है, उसी फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग कहते हैं जाइगोट। ये डायग्राम आपको जरूरी है। ये डायग्राम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर को डायग्राम में शो करने का। अब हम जो दिखाएंगे आप लोगों को, अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देख रहे हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। प्लांट का हो गया था, आपका फ्लावर का हो गया था। अब हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें ह्यूमन बीइंग भी आपका डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गैमेट क्या होता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गैमेट एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सेल है जो रिप्रोडक्शन के टाइम में आपको हेल्प करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल मींस मेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मींस फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट आपका क्या है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है आपका ओव्यूम। देखिए आप लोग, मेल गैमेट है आपका स्पर्म एंड फीमेल गैमेट है आपका ओव्यूम। जान गए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है, हम लोग फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन पढ़े हैं, व्हेन द फ्यूजन ऑफ
male gamete and female gamete, then fertilization occurred. या फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं when the sperm fuse with ovum then fertilization occur. फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन होता है when fusion of male gamete and female gamete occur, then fertilization happen. अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का टाइप्स क्या है। हम लोग 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन का 2 टाइप्स है मेनली। एक है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर से हम देखते हैं, एक है आपका रिप्रोडक्टिव सेल जो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है आपका स्पर्म एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है आपका ओव्यूम। जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दोनों का फ्यूजन होता है तो आपका होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन है when the fusion of male gamete and female gamete, whereas male gamete is sperm and female gamete is ovum, then fertilization occurred. अब फर्टिलाइजेशन हो गया, हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का टाइप्स क्या है। 2 टाइप्स है मेनली, एक है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है when the fertilization occurs inside the body, inside the organism। जब भी बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर आपको फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वैसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। नॉर्मली ये मैमल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग हो गया आपका, और जितने भी मैमल हैं उसमें आपका एनिमल है उसमें आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल गैमेट फ्यूज करता है आपको फीमेल गैमेट में आता है एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन। एक वर्ड आया है यहाँ पे, वो है आपका कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन मीन्स होता है इट इज एन एक्ट वेयर मेल गैमेट कम्स इन फीमेल गैमेट एट द टाइम ऑफ इजेक्शन। जब भी मेल गैमेट मीन्स स्पर्म आपका फीमेल गैमेट मीन्स ओव्यूम में जब आता है कॉप्यूलेशन होता है। कॉप्यूलेशन मीन्स ये होता है इजेक्शन ऑफ स्पर्म। कॉप्यूलेशन जैसे हुआ आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग नॉर्मल डे में जानते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका है फ्रॉग में होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अपने अपने गैमेट को पानी में या किसी भी जगह पे छोड़ देता है और उसके बाद नॉर्मली पानी में होता है। उसके बाद वाटर के मैकेनिज्म से या वाटर के फ्लो के कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कोलाइड होता है और उसी कोलिजन के कारण फिर से ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है। एग्जांपल आपका है फ्रॉग। जैसे ही मेल फ्रॉग ने अपने गैमेट को पानी में छोड़ दिया, फिर से फीमेल गैमेट भी अपने गैमेट को पानी में छोड़ दी, तो इसी कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है एक्सटर्नली, जिसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप लोग इधर तक समझ गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन का
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? हम लोग जानते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका वेरिएशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपका वेरिएशन होता है, वेयरएज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। सबसे मेन डिफरेंस, जेनेटिक वेरिएशन आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे रहते हैं, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जानते हैं, फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम्स का नंबर डबल क्यों नहीं होता है? हम लोग जानते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है रिप्रोडक्शन के टाइम में दोनों के पास हाफ हाफ क्रोमोसोम्स रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में कितना है? 46। देखिए यहाँ पे एक है आपका मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के पास आपका हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है 23 प्लस फीमेल गैमेट के भी पास हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है दैट इज 23। तो ओवरऑल जब फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरऑल हमारे पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये हमें याद रखना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई देयर इज नॉट डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स अकरिंग एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट contain half pair of chromosomes that is 23 in male and 23 in female। और फिर ये 23 जब कंबाइन होके आपका फर्टिलाइजेशन करता है तो ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो ये आपका आउटलाइन हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन हम देख लिए, फर्टिलाइजेशन का टाइप्स हम देख लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्रोमोसोम्स नंबर डबल क्यों नहीं होता है ये हम देख लिए। फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है? जेनेटिक वेरिएशन करवाता है। कौन करवाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कॉपुलेशन क्या होता है ये हम देख लिए। मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या क्या है वो हम देख लिए। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसको हम दो में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो अलग अलग टॉपिक में, एक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है आपका रिप्रोडक्शन में? सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है आपका टेस्टिस। टेस्टिस को दूसरा नाम या टेस्टिस को और हम कह सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस आपका सेक्रेशन करता है दो चीज का, एक है आपका हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है स्पर्म का सेक्रेशन। आप लोग को इंडोक्राइन हार्मोन में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी हार्मोन निकलता है ये पता दिया गया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपका टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। आगे हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी दो हार्मोन निकलता है, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। सबसे बेसिक फंक्शन जो टेस्टोस्टेरोन का है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है मेल का कैरेक्टरिस्टिक बताना, मेल के कैरेक्टरिस्टिक को बताना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या ह्यूमन बीइंग
में कैसे मेल है और कैसे फीमेल है, इसको जो डिवाइड करता है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लाता है मेल में, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हेयर का ग्रोथ होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही वॉइस में चेंज होता है, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपका क्लासिफाई करता है या कैरेक्टरिस्टिक बताता है ये मेल है। विदाउट टेस्टोस्टेरोन कोई भी ह्यूमन बीइंग में मेल का कैरेक्टर नहीं आ सकता है। दूसरा है स्पर्म, ये और सेक्रेशन करता है स्पर्म का। तो आपका टेस्टिस खत्म। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका स्क्रोटम क्या है। टेस्टिस जिस मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं स्क्रोटम। बस अभी आप लोग 10th क्लास में इतना याद रखना है कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और उसका फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले है आपका टेस्टिस, दूसरा है स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, स्क्रोटम जो है टेस्टिस को अपने अंदर रखता है। टेस्टिस, सपोज ये आपका टेस्टिस है, जिस मस्कुलर बैग से ये कवर है उसको कहते हैं हम लोग स्क्रोटम। और एक चीज हमें याद रखना है, टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस और स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहता है। इसका भी एक रीजन है, क्यों कि टेस्टिस स्पर्म का सेक्रेशन करता है और स्पर्म के सेक्रेशन में जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन में। इसीलिए टेस्टिस और स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद है आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस कुछ नहीं है, एक ट्यूब है जो स्क्रोटम से कनेक्ट किया हुआ रहता है। अब इसके बाद आ गया आपका वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस का दूसरा नाम है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट या स्पर्म ट्यूब। ये वासा डिफरेंस जो है आपका, ये कनेक्ट करके रखता है आपका यूरेथ्रा से। वासा डिफरेंस कनेक्ट करके रखता है एपिडाइडमिस को यूरेथ्रा से। इसीलिए यूरेथ्रा जो है आपका ट्यूब जो है यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है, ये याद रखें। यूरेथ्रा जो है आपका, उसमें यूरिनरी ब्लैडर से आपका यूरिन भी आता है और एपिडाइडमिस से स्पर्म भी जा रहा है। अब इसमें आ गया वासा डिफरेंस में, जब वासा डिफरेंस से ट्यूब नीचे जाता है तो उधर उसे एक ग्लैंड दिखता है, वो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये एक ऑर्गन है जो आपका नीचे प्रेजेंट रहता है पेनिस के ऊपर। इसका फंक्शन है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। अगर जिस बॉडी में सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट नहीं रहता है उसमें स्पर्म का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और फिर जैसे ट्यूब नीचे आता है फिर ये पेनिस से होके बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इसे हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपका टेस्टिस, ये हार्मोन जो निकालता है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। एक और स्पर्म रिलीज करता है वो है स्पर्म। तो स्पर्म कहां से निकलता है आपका टेस्टिस से। टेस्टिस जिसमें प्रेजेंट है वो है आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम के लिए हमें क्या याद रखना है, स्क्रोटम हमेशा स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। स्पर्म के फॉर्मेशन में हमें लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए ये हमारा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रहता है। तो ये भी हो गया। अब ये है आपका ट्यूब जो जुड़ा हुआ रहता है आपका यूरेथ्रा से। और यूरेथ्रा हम जानते हैं
यूरेथ्रा में आपका यूरिन भी रहता है और स्पर्म भी रहता है। नेक्स्ट आ गया आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है आपका? एक टाइप का स्पर्मेटिक डक्ट है। अब आएगा सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। अभी तक जो आपका स्पर्म आ रहा था वो लिक्विड नहीं था, पूरी तरह से लिक्विड नहीं था। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट का दो फंक्शन है। पहला, स्पर्म में लिक्विड देना। जैसे स्पर्म में लिक्विड हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं सेमन। तो स्पर्म में लिक्विड कौन लाता है? आपका सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। तो इसे हम लोग कंबाइन में कहते हैं सेमेन। और दूसरा फंक्शन है इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। नेक्स्ट है आपका पेनिस, जिसके होते के बाद एक्सक्रीशन होगा। अभी हमें एक चीज और जानना है, ये जो टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है ये किस एज में निकलता है? तो ये चीज जानने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है हमारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी प्यूबर्टी होता ही है एक एज, जिस एज के बाद से रिप्रोडक्शन ऑर्गन में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग प्यूबर्टी एज है। फीमेल में ये प्यूबर्टी जो होता है पहले आ जाता है और बॉयज में या मेल में बाद में आ जाता है। तो फीमेल में जो आपका प्यूबर्टी का एज है वो बेसिकली 11 to 12 ईयर है और बॉयज में जो है, मेल में जो है वो आपका 13 to 14 या कभी कभी 15 भी। तो प्यूबर्टी जो हमारा लाता है वो हार्मोन लाता है। तो मेल में प्यूबर्टी कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल में प्यूबर्टी कौन लाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपका ओवेरी, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूटेरस और लास्ट में वेजाइना। सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे हम ओवेरी। मेल में जो आपका टेस्टिस का फंक्शन था सेम फंक्शन आपका फीमेल में ओवेरी का भी है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल को में टेस्टिस को कहते हैं, उसी तरह फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी को कहते हैं। और ओवेरी आपका दो हार्मोन रिलीज करता है, अभी हम डिस्कस किए थे। एक था आपका एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। देन है आपका यूटेरस और देन है आपका वेजाइना। अब हम डिस्कस करते हैं डायग्राम के बेसिस पे। सपोज ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम सबसे पहले लेबल करेंगे। ये है आपका ओवेरी, तो दो ओवेरी प्रेजेंट है, और ये है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट और ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। फिर ओविडक्ट के नीचे है आपका यूटेरस। ये पार्ट आपका हो गया यूटेरस। यूटेरस के नीचे है आपका
वेजाइना। वेजाइना का दूसरा नाम है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, वेजाइना के थ्रू ही बेबी बाहर आता है, ये हो गया आपका बर्थ कैनाल। यूटेरस और वेजाइना के बीच में एक और पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। फिर से देखिए, ये है आपका ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आपका दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये ट्यूब है आपका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। उसके नीचे जो पार्ट है ये है आपका यूटेरस, उसके नीचे है आपका वेजाइना। अब हम डिस्कस करेंगे ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेजाइना के थ्रू स्पर्म अंदर गया, यहां जाके ये फिर ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये ओवरी में चले जाता है। अब जैसे ही ओवरी में गया, फिर ओवरी एक एग रिलीज करता है, इसका नाम है ओव्यूम। ओव्यूम, और फिर जैसे यहां से हमारा स्पर्म जाता है, ये स्पर्म आपका ओव्यूम के साथ फ्यूज करता है। ये स्पर्म वेजाइना से सर्विक्स में गया, सर्विक्स से यूटेरस में गया, यूटेरस से फैलोपियन ट्यूब में गया और फैलोपियन ट्यूब में दोनों साइड ओवरी में चला गया और ओवरी से क्या रिलीज होता है आपका ओव्यूम, और फिर ये स्पर्म ओव्यूम के साथ फ्यूज कर गया। हर समय ये याद रखना है, ओनली वन स्पर्म फ्यूज करता है, एक ही स्पर्म आपका फ्यूज करता है। जितने भी स्पर्म रहे उसमें से आपका एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। जैसे ये स्पर्म इसमें गया, फिर यहां से आपका आया फैलोपियन ट्यूब में और फैलोपियन ट्यूब में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये है आपका ओवरी, ओवरी से आपका एग निकला, इसका नाम है ओव्यूम। ये ओव्यूम में स्पर्म जाके फ्यूज करता है और जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। और हर समय याद रखना, फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओविडक्ट में होता है और एक बार में एक ही स्पर्म आपका फ्यूज करता है। ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ये फर्टिलाइज्ड एग नीचे यूटेरस में आता है। सॉरी, अभी ये जो एग बना आपका, ये आपका फर्टिलाइज्ड नहीं है। अब यहां से ये कहां आएगा, यूटेरस में आएगा। जैसे ही यूटेरस में आया, ये यूटेरस वाल में जाके अट्रैक्ट कर जाता है, अटैच हो जाता है, दोनों वाल में जाके अटैच हो गया। इसे कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। और इधर ही तो आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है आपका यूटेरस में और इधर ही आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये है आपका ओवरी, ये है आपका ओवरी। जैसे ही आपका स्पर्म फ्यूज हुआ, स्पर्म फ्यूज होकर आपका ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में आ गया और फैलोपियन ट्यूब में आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया आपका। अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल के किस ऑर्गन में होता है, तो हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो आपका यूटेरस में चले जाता है और यूटेरस से आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फर्टिलाइज होना चाहिए, मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए। जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया हमारा, तो क्या फॉर्मेशन होता है,
जायगोट। तो जायगोट का फॉर्मेशन हमारा हो गया। फिर यहाँ एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, जायगोट हमारा कहाँ पे फॉर्म होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूटेरस पे। जायगोट हमारा बनता है यूटेरस में। एक और क्वेश्चन ये एराइज हो सकता है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? तो इम्प्लांटेशन का होता है द इम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग मीन्स जायगोट, द इम्बेडिंग ऑफ एग इन द वॉल ऑफ यूटेरस। इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन होता है द इम्बेडिंग, इम्बेडिंग मतलब अटैच करना, पकड़ के रखना। तो ये इम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस के वॉल में जाके इम्बेड हो जाता है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर इम्प्लांटेशन के बाद हमारा क्या बनता है? इम्ब्रियो। और यही इम्ब्रियो हमारा क्या है? बेबी का फॉर्मेशन बाद में, इसी इम्ब्रियो के बाद ही हमारा बेबी का फॉर्मेशन होता है। अब ये हमें याद रखना है, जब भी हमारा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसी समय हमारा एक और ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फीमेल बॉडी में एक और ऑर्गन का, एक और ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है प्लासेंटा। आप लोग को बता दिया गया है प्लासेंटा का फंक्शन क्या है। प्लासेंटा एक ट्यूब है जो कि बेबी से कनेक्ट करके रखता है मदर को। आपका बेबी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। अब ये बेबी को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? न्यूट्रिशन चाहिए, मीन्स रिस्पायरेशन चाहिए, खाने का चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, एक्सक्रीट हो रहा। तो ये सारा कुछ कैसे होगा? ये ट्यूब के थ्रू होगा। यहाँ पे आपका एक ट्यूब निकलता है जो फिर मदर के अम्बिलिकल में, अम्बिलिकल कॉर्ड में जाके अट्रैक्ट होता है, अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग प्लासेंटा। आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है प्लासेंटा। वो प्लासेंटा जुड़ा हुआ रहता है मदर के अम्बिलिकस से, और इसी प्लासेंटा के थ्रू ही मदर के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। उस बच्चे को रिस्पायर करना है, रिस्पायरेशन होगा, तो रिस्पायरेशन भी इसी ट्यूब के थ्रू होगा। फिर माँ जो खाना खाएगी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स फूड रहता है, फिर वो न्यूट्रिएंट फूड प्लासेंटा के थ्रू फीटस में जाता है, मीन्स बच्चे में जाता है। फिर खाना खाने के बाद एक्सक्रीशन जो होगा, कि वो भी एक्सक्रीशन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बाहर हो जाता है, जैसे मदर में जाता है। तो ओवरऑल हमें अब ये देखना है, बच्चे का फॉर्मेशन हो गया, मतलब उसमें लाइफ आ गई है। लाइफ आने के बाद उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए, रिस्पायरेशन चाहिए। तो ये सब कैसे होता है? प्लासेंटा के थ्रू। प्लासेंटा एक ट्यूब है जो बच्चे को मां से कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए बोला जाता है जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, प्रेगनेंसी के टाइम में उसे न्यूट्रिएंट फूड खाना चाहिए, क्योंकि वही फूड में जो न्यूट्रिएंट रहता है वो उसके बेबी में भी जाता है। तो ओवरऑल आपका रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, इंटरनल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी हो गया आपका फर्टिलाइजेशन में, देन आपका जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, और फिर एम्ब्रियो होने के बाद 9 मंथ के बाद आपका यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के बाद फिर आपका वेजाइना के थ्रू बेबी का एक्सपल्सन होता है बाहर के लिए। तो इसीलिए वेजाइना को हम लोग कहते हैं बर्थ कैनल। इसके थ्रू ही बेबी माँ से बाहर आता है। इस बीच में एक और पीरियड है जिसका नाम है गेस्टेशनल पीरियड। गेस्टेशनल पीरियड, गेस्टेशनल पीरियड मीन्स द पीरियड which is taken between the fertilization and implantation.
फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में जितने भी पीरियड हुए या जितना टाइम हुआ उसे कहते हैं गेस्टेशनल पीरियड। तो आज आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम खत्म हो गया है, मेल और फीमेल डिस्कस हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे रिप्रोडक्शन की आगे क्या क्या प्रोसेस है।